तो 20% सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, जिसमें हमारा 20% सीरीज का आज है आवर नंबर 22 और हम पढ़ रहे बायोमोलिक्यूल में हमारा है लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बच्चों प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। और एक बहुत बड़ी ऐसी बात आपको बताना चाहता हूं कि प्रोटीन्स का कोडवर्ड अलग अलग अल्फा अमीनो एसिड का भी हम देखेंगे, लेकिन उसका उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है, तब भी देखेंगे। चलो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले प्रोटीन्स। कल हमने देखा है बच्चों अल्फा अमीनो एसिड, एंड एज वी हैव द अल्फा अमीनो एसिड, तो हमारे पास अलग अलग अल्फा अमीनो एसिड्स है। और अल्फा अमीनो एसिड में सबसे पहला अगर अल्फा अमीनो एसिड अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट अल्फा अमीनो एसिड डिपेंडिंग अपॉन द acidity we have seen yesterday, there are the three types of alpha amino acid. One is the three types of alpha amino acid: acidic alpha amino acid, basic alpha amino acid, and neutral alpha amino acid. After having these three types, we have discussed that alpha amino acid, whether it is synthesized in our body or not. If it is synthesized in our body, then no need to take it from outside. अगर अल्फा अमीनो एसिड अपने बॉडी में सिंथेसाइज हुए तो उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, और उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, नो नीड टू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड, तो उसको कहते हैं नॉन इसेंशियल। तो वी हैव द टू टाइप्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, वन इज द नॉन इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड एंड अनदर इज द essential alpha amino acid. Essential alpha amino acid. So keep in your mind, we can have the two types of alpha amino acid. One is the essential alpha amino acid and another is a non-essential alpha amino acid. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों what we have essential and non-essential. तो अल्फा अमीनो एसिड में we have the two types of alpha amino acid. एक है बच्चों इसेंशियल, दूसरा है नॉन इसेंशियल। इसेंशियल किसको कहेंगे? सिंथेसाइज, ठीक है। इसेंशियल मतलब जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहे और इसीलिए उसको बाहर से लेने की जरूरत है, सो वी से इट इज द इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड। तो ये नॉट सिंथेसाइज इन बॉडी, नॉट सिंथेसाइज इन बॉडी एंड need to take from outside, need to take from outside, बाहर से लेने की जरूरत है। और नॉन इसेंशियल मतलब जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी सिंथेसाइज हो रहे हैं, और जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो रहे थे उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए वो कैसे है, नॉन इसेंशियल। तो इसको हम कह सकते हैं कि सिंथेसाइज इन अवर बॉडी, synthesize in our body and no need to take it from outside, so it is called non essential alpha amino acid. अब इसके एग्जांपल्स हमारे पास है इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल के लिए हमारे पास इसेंशियल के लिए कोडवर्ड है एक कोई तो भी गांव है मध्य प्रदेश का, वहां पे एक हिल है, उस हिल का नाम है टाटा हिल। अब सारे लोग बोल रहे थे ये हिल को तोड़ के हम यहाँ पे एक बढ़िया सा क्या बनाते, रेस्टोरेंट बनाते या कुछ भी बनाते, बड़ा सा कुछ, ठीक है, होटल बनाते। तो सारे लोगों ने आंदोलन किया और उन्होंने बताया कि ये जो टाटा हिल है ये हमें एमपी में चाहिए, मतलब चाहिए, और इसीलिए उन्होंने बोला टाटा हिल एमपी वर। क्या बोला? टाटा हिल एमपी वर। तो ध्यान में रखेंगे ये है टाटा हिल एमपी वर, ठीक है, टाटा हिल एमपी वर। दीज आर द इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है, टाटा हिल एमपी वर, दीज आर द इसेंशियल अमीनो एसिड। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में है प्रोटायर आला। प्रोटायर आला ये नॉन इसेंशियल है। प्रो से आएगा प्रोलीन, टायर से आएगा टायरोसिन, आला से आएगा एलानीन। तो प्रोटायर आला ये जो है ये नॉन इसेंशियल है, और ये उसके बाद जो भी बचते हैं, क्या इसमें थायमीन है,
ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टो ट्रिप्टोफैन, उसके बाद हिस्टिडीन है, आइसोलूसिन है, आइसोलूसिन, ये है लूसीन, ठीक है, ये मिथियोनिन, मिथियोनिन। अब इससे प्रोलिन इधर चला गया तो इट इज फेनिल एलेनिन, ये वैलिन, आर्जिनिन, ऐसे बहुत सारे हैं जो है बच्चों कौन से इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड। तो कीप इन योर माइंड we have the two types of alpha amino acid. One is the essential alpha amino acid, another is a non-essential alpha amino acid. ठीक है? So after having this essential alpha amino acid and non-essential alpha amino acid, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों? So we have the two types of alpha amino acid. एक का नाम है essential, दूसरे का नाम है non-essential. ठीक है? नेक्स्ट, आफ्टर हैविंग दिस इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। ये हो गया अल्फा अमीनो एसिड का टाइप। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हमारे पास अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर है अल्फा अमीनो एसिड के। उसके पहला वाला जो स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। दैट प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या करता है कि इसके अंदर जो अलग अलग अल्फा अमीनो एसिड है, जैसे ये है NH, C डबल बॉन्ड O, OH, हियर इट इज CHR, दिस इज CH, यहाँ पे R कुछ भी रह सकता है और इसको लगा है NH2। कार्बोनिल कार्बन के बाजू का कार्बन अल्फा कार्बन, उस पे लगा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, और R की जगह हम यहाँ पे कोई तो भी क्या ले लेंगे CH3। ठीक है, R की जगह हम यहाँ पे ले लेंगे अल्किल ग्रुप। समझो मैंने हाइड्रोजन ही ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, तो ये बन गया बच्चों ग्लाइसिन। अब यहाँ पे अलग अलग अल्फा अमीनो एसिड्स यहाँ पे लगेंगे। अब ये अलग अलग अल्फा अमीनो एसिड्स यहाँ पे लगेंगे। अब इन अलग अलग अल्फा अमीनो एसिड्स में क्या होगा, दिस इज द वन अल्फा अमीनो एसिड, दिस इज अगेन अनदर अल्फा अमीनो एसिड्स, ये ऐसे लगते रहेंगे। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ का निकलेगा H, यहाँ का निकलेगा OH, क्या निकला H2, यहाँ का निकला H, यहाँ का निकला OH, क्या निकला H2। इस तरीके से ये C डबल बॉन्ड O NH है, C डबल बॉन्ड O NH है। यहाँ पे क्या लगा है R, यहाँ पे भी R की जगह में यहाँ पे क्या लगा दूं CH3, यहाँ पे भी R की जगह मैंने वहां पे लगाया NH, ये C डबल बॉन्ड हो है। इसका नाम है बच्चों ग्लाइसिन, इसका नाम है एलानीन, इसका नाम है बच्चों ग्लाइसिन, इसका नाम है एलानीन, इसका नाम है कोई भी एक हम अल्किल ग्रुप लगा देंगे, जैसे कल हमने लगाया था CH2/4 NH2, तो इसका नाम है लाइसिन। तो हमारे पास ये 3 अल्फा अमीनो एसिड्स हमने यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। Among these 3 alpha amino acid, the first one is glycine, second one is alanine, third one is lysine. अब नेक्स्ट वाला जो है, ठीक है, नेक्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वन इज अ ग्लाइसिन, नेक्स्ट वन इज अ एलानिन एंड नेक्स्ट वन इज अ लाइसिन, लाइसिन है। अब यहाँ पे ये जो सीक्वेंस बना है बच्चों, क्या बना है सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस बना है, गाल, ग्लाइसिन, एलानिन, लाइसिन। तो ये जो सीक्वेंस बना है, इस सीक्वेंस का स्टडी करने का काम कौन से स्ट्रक्चर का है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन,
पॉलीपेप्टाइड चेन में अलग अलग अल्फा अमीनो एसिड का क्या सीक्वेंस रहेगा, इस सीक्वेंस का स्टडी करने वाला जो अल्फा अमीनो एसिड है उसको कहते हैं हम, उसका कौन सा स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड। दिस इज द विच स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसके बाद दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर वी हैव। इसके बाद है हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मतलब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, इस पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या सीक्वेंस है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है कि पहले ग्लाइसिन है, नंतर एलेनिन है, उसके बाद लाइसिन है, जिसको हम बोलते हैं गाल। तो दैट सीक्वेंस का स्टडी करने का काम कौन करता है, कौन सा स्ट्रक्चर कहता है बच्चों, प्राइमरी स्ट्रक्चर। आफ्टर हैविंग दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर है, दैट इज द विच स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। Now what we have related to this secondary structure, अब ये जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट इज द विच स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, नेक्स्ट वन इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह का है। देखो पहले तो क्या है, ये बन गया, अब ये बनने के बाद ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे पास बनी है, इस पॉलीपेप्टाइड चेन को हम क्या कर रहे हैं, इसका स्टडी करने के लिए जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, दैट इज द विच स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन कंसीडर, ठीक है, डरना मत, ठीक है। सो दिस इज द, ऐसी एक चेन बन गई, दैट चेन इज कॉल्ड विच चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन का हम क्या कर रहे हैं, अगर दो पॉलीपेप्टाइड चेन को ऐसे एक दूसरे को पैरेलल लगाया ऐसे, तो एक पॉसिबिलिटी है, एक ऐसे, मतलब ये भी जा रही है ऐसी, ये भी जा रही है, फिर ये ऐसी जाएंगी, ऐसे ऐसे, मतलब एक के साइड में एक, फिर उसके साइड में और एक, ऐसे करेंगे तो ऐसे यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएंगी, एक लेयर, ठीक है, एक शीट फॉर्म हो जाएंगी। लेकिन अगर ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसको ऐसे कॉइल किया, ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, इसको ऐसे क्या किया, कॉइलिंग, इस तरीके से इसके अंदर क्या की, कॉइलिंग, इस तरीके से इसके अंदर अगर कॉइलिंग करी तो जो बनता है दैट इज विच स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्लियर है, कॉइलिंग की तो कौन सा स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और ऐसा रखा तो इट इज विच स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, टू टाइप, ठीक है, सॉरी दोनों भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, बट टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देयर, टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आर देयर। इफ द, अब ये जो है आप सभी जानते हो, व्हेन द हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, देन इट कैन फॉर्म द विच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन है और सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन जब इस तरीके से क्या करती है, कॉइलिंग करती है, तो समझो ये है सी डबल बॉन्ड ओ, आप देख सकते हो सी डबल बॉन्ड ओ को एक साइड में लगता है CH और ए दूसरे मॉलिक्यूल का लगता है NH, NH को लगता है फिर इधर CH और यहाँ पे समझो CH3, फिर से यहाँ पे लगता है कौन, C डबल बॉन्ड O। अब ये ये हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर आएगा डेल पॉजिटिव, और इस ऑक्सीजन के ऊपर आता है डेल नेगेटिव, इनके बीच में क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द C डबल बॉन्ड O एंड NH ऑफ सेम पॉलीपेप्टाइड चेन, उसी पॉलीपेप्टाइड चेन का है कौन, C डबल बॉन्ड O एंड NH। C डबल बॉन्ड O और NH उसी पॉलीपेप्टाइड चेन का है, उनके बीच में क्या बनने की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से, इस तरह से उनके बीच में क्या बन गए, हाइड्रोजन बॉन्ड, और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O, फिर से इधर आएगा NH, क्या हो गया, देयर इज अ कॉइलिंग, एंड एज देयर इज अ कॉइलिंग सो इट फॉर्म्स द हेलिकल स्ट्रक्चर। तो टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देयर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, one is a alpha helix structure and another is a beta pleated sheet structure, beta pleated sheet structure। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है, दैट अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर व्हेन hydrogen bond is formed,
within same polypeptide chain where hydrogen bond is formed within a same polypeptide chain. When hydrogen bond is formed within a same polypeptide chain, and when hydrogen bond is formed within a same polypeptide chain and it undergoes coiling to form हेलिक्स. ठीक है, ये इसको जो बोलते हैं इसको क्या कहते हैं? हेलिक्स. और ये जो हेलिक्स है ये राइट हैंड रूल फॉलो करता है. मतलब अगर इधर से कॉइलिंग हो गई तो कहा जाएगा ऊपर के डायरेक्शन में, और इधर से कॉइलिंग हुई तो नीचे के डायरेक्शन में. एंड सो इट इज कॉल्ड राइट हैंडेड हेलिक्स. इसको कहते हैं राइट हैंडेड हेलिक्स. राइट हैंडेड हेलिक्स इसको हम कहेंगे. और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है? When the hydrogen bond is formed in between the two polypeptide chain lie side by side. ठीक है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन lie side by side. कभी कभी दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन सेम डायरेक्शन में मूव करती है तो दैट इज कॉल्ड पैरेलल. लेकिन एक उधर जाती है एक नीचे जाती है तो दैट इज कॉल्ड एंटी पैरेलल. ठीक है, तो ऐसी दो तरह की होती है. बट when hydrogen bond form between two polypeptide chain lie side by side. Where hydrogen bond is formed between the two polypeptide chain lie side by side. जब वो दो पॉलीपेप्टाइड चेन साइड बाय साइड रहती है, when hydrogen bond is formed between the two polypeptide chain lie side by side, then it is called beta pleated sheet structure. Then it is called beta pleated sheet structure. बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर भी दो तरह का है. एक पैरेलल और एक है एंटी पैरेलल. ठीक है, ये भी शीट बनाते हैं. तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है रिलेटेड टू द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड वीट स्ट्रक्चर, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर. ठीक है, ये राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं, ऐसे कर्ल होते हैं. ठीक है, ये दो प्लेन शीट बनाते हैं. सो दिस इज द अबाउट द वीट स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर. आफ्टर डिस्कसिंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर वी डिस्कस अबाउट द टर्शरी स्ट्रक्चर. हाउ इज द टर्शरी स्ट्रक्चर? अब जैसे कॉइल होके ये जब ऐसा कॉइल हुआ तो कॉइल होने के बाद यहां पे भी एक ऐसा वायर बनेगा. कॉइल होने के बाद यहां पे क्या बनेगा? एक वायर. आप देख सकते हो ऐसी कॉइलिंग होगी बच्चों, और कॉइल होने के बाद यहां पे बनेगा एक वायर. दिख रहा है आपको? सो ये ऐसा एक वायर बन गया बच्चों कॉइल होने के बाद. अब कॉइल होने के बाद ये जो वायर हमारे पास यहाँ पे बना है, क्या होने के बाद? कॉइल. ये वायर बना है. अब इस वायर को हम क्या कर रहे हैं? बराबर, इस वायर को हमने ऐसे करके इसका अगर हमने क्या बनाया? ग्लोब, है ना? क्या बनाया? ग्लोब. आई जस्ट टेक अ एग्जांपल. किसी के कर्ली हेयर्स होते हैं. कौन से हेयर्स होते हैं? कर्ली. ठीक है, नहीं ज्यादा जो थे. ठीक है, सो कर्ली हेयर्स होते एकदम कर्ली, और वो फिर उसको कर्ली ही रखना चाहते. तो जब कर्ली हेयर्स होते तो दे डू टू वेज, मतलब वो दो वे से अपने हेयर्स को संभालते हैं. कभी कभी वो ऐसे खुले छोड़ देते हैं, ऐसे पूरे ऑल डायरेक्शन. ठीक है, मेल के बारे में हम कंसीडर करेंगे. जो बढ़ाते हैं ना कोई लोग, इंसान नहीं बोल सकते, पुरुष, वो बढ़ाते हैं. ठीक है, तो
जब वो बढ़ाते हैं तो ऐसे सारे डायरेक्शन में खोल देते हैं, ऐसे कर्ली कर्ली हेयर्स, बराबर। और दूसरा कभी कभी फिर वो उसको बांध देते हैं और यहाँ पे गोल ऐसा दिखता है। अब कर्ली हेयर से मतलब वो क्या है, कोने हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब हेलिकल स्ट्रक्चर की कितनी टाइप की अरेंजमेंट हो गई, दो, ऐसे छोड़ दी है ना, एक हो गया वो, और दूसरा बांध दिए। तो बांध दिए तो क्या बन गया इधर, ग्लोब, और छोड़ दिए तो फाइबर। अरे समझ गए ना, ऑलरेडी सीधे हेयर्स नहीं है, क्या है, कर्ली हेयर्स, बराबर। तो दैट कर्ली हेयर इज नथिंग बट द व्हाट, अल्फा बीट प्लीट, क्या सॉरी, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, ऐसा। अब उसकी कितनी टाइप की अरेंजमेंट बनी, दो, एक ग्लोब और दूसरा फाइबर। एंड सो द टू टाइप्स ऑफ द structures are there. Which two types of the secondary structure, one is a globular and another is a fibrous. Globular and another is a fibrous. Fibrous, globular and fibrous. तो ऐसे प्रोटीन जिसमें उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है उनको कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। और ऐसे जिसके अंदर, ठीक है, अभी हम इसमें क्या करेंगे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो पॉलीपेप्टाइड चेन बढ़ी, उस पॉलीपेप्टाइड चेन की बेंडिंग और क्या बोल सकते हैं उसको, उसकी अरेंजमेंट करके हमें जो स्ट्रक्चर मिला है, दैट इज विच स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द टर्शरी स्ट्रक्चर्स वी गेट, टू टाइप्स। और ये इसको शेप देगा, क्या दे रहा है इसको, शेप। कौन सा शेप दे रहा है, ग्लोबुलर शेप या फाइब्रस शेप। तो टू टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स आर देयर, one is the globular protein, another is a fibrous protein. So what is globular protein बच्चों, ग्लोबुलर प्रोटीन, इसका जो शेप है, कौन सा शेप है, ग्लोब्यूलर शेप, इसका ग्लोबुलर शेप रहेगा, और ये फाइबर लाइक शेप, फाइबर्स रहेंगे, फाइबर लाइक शेप। दूसरा, ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन है, ग्लोबुलर, यह फाइब्रस प्रोटीन, यह है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो फर्स्ट वी हैव द ग्लोबुलर प्रोटीन, दैट ग्लोबुलर प्रोटीन हैज द ग्लोब लाइक शेप, ग्लोबुलर शेप, एंड दे हैव द फाइबर लाइक शेप, फाइबरस शेप। अब इसको डिटेल में समझने के लिए हम इसको कंपेयर करेंगे। एक जो होता है एग, एग के अंदर जो प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं अल्बुमिन, और हेयर्स के अंदर जो प्रोटीन होता है वो है कैराटिन, बराबर। तो कैराटिन इन हेयर्स इज द एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, एंड अल्बुमिन इन एग इज द एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन, टू। तो जब आप एग का शेप देखेंगे उससे आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक याद आएंगी, और फाइब्रस मतलब हेयर को देखेंगे तो आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद आएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग होता है, एग के अंदर, एग से क्या निकल सकता है, एग होता है ना, बहुत सारे, मुर्गी ले लो और बहुत सारे हैं, है ना, वहां से क्या निकलता है, बच्चा, बच्चा निकलता है, मतलब उसमें जीव है। अब अपने हेयर निकाल रहे तो कोई जिंदा बचेगा क्या, नहीं बचे, ठीक है। अरे बहुत सारे बेचारे चल रहे, टकले टकले पूरे चल रहे, है ना, हेयर निकाल रहे तो क्या जिंदा बचे, वो बालाजी को जाते हैं, सब निकाल के आ जाते हैं, तो फिर बचते हैं ना फिर, ठीक है। तो हेयर निकाल रहे तो कोई जिंदा बचेगा क्या, हाँ या ना, हाँ। लेकिन वो एग को फोड़ दिया, उसके अंदर जीव रहता है, वो फिर मर जाता है, ठीक है। हमने फोड़ा तो, उन्होंने फोड़ा तो फिर बच जाता है, whatever it is, मतलब देयर प्लेज द रोल इन द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, दे डज नॉट प्ले रोल इन द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। और इसीलिए प्लेज रोल इन biological activity, they plays the role in biological activity, not play, बाकी समझ जाना काय में थ्रू, ठीक है। they plays the role in biological activity, they does not play the role in biological activity. next, जैसे एग्स का टेम्परेचर बढ़ा दिए तो फिर वो सॉलिड मास बन जाता है, क्या बन जाता है, सॉलिड मास। लेकिन इसके हेयर थोड़ा टेम्परेचर चेंज भी हो गया तो उसके हेयर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसीलिए हम बोलेंगे
They are sensitive to the temperature and pH. Sensitive to temperature and pH, and not sensitive to temperature and pH. ये टेम्परेचर और पीएच को sensitive to the temperature and pH, and they are not sensitive to the temperature and pH. ये सेंसिटिव है काय को, टेम्परेचर और पीएच को ये सेंसिटिव है, and they are not sensitive to the temperature and pH. Next, this is the globular protein and this is the which protein? Fibrous protein. Next, so they are sensitive to the temperature and pH, they are not sensitive to the temperature and pH. और एक बात टर्शरी स्ट्रक्चर में, ठीक है, they are sensitive to the temperature and pH, they are not sensitive to the temperature and pH. अब ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन बायोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब टेम्परेचर और ये है, ये सोल्यूबल इन वाटर है, दिस इज सोल्यूबल इन वाटर एंड दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर. आप सभी जानते हो कि अंडे को अपन पानी में मिक्स करके उससे अलग अलग पकवान बना सकते हैं. इस हेयर को कैसा भी करो वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता है. और लास्ट वाला पॉइंट आप लिखेंगे क्या? एग्जाम्पल, albumin in eggs and keratin in hairs. Spelling देख लेना थोड़ा सा. So this is about the two types of the proteins we have. One is the globular protein and another is the fibrous protein. So keep in your mind we can have the two types of the protein. One is the globular protein, another is a fibrous protein, and these are the tertiary structure. And last structure is the quaternary structure. This quaternary structure refers to the, ये जो कौन सा structure है? Quaternary structure. That quaternary structure refers to the, किसको रेफर करता है quaternary structure? That quaternary structure refers to the arrangement. अभी नंबर ऑफ सब यूनिट, क्योंकि जब प्रोटीन बनता है तो जैसे इसके एक पॉलीपेप्टाइड चेन अलग है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक पॉलीपेप्टाइड चेन ली गाल, उसका एक ग्लोब बना दिया. एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें सीक्वेंस है GLA, उसका एक ग्लोब बना दिया. एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें सीक्वेंस है ALG, उसका एक ग्लोब बना दिया. अब इनको कहते हैं सब यूनिट, और ये सब यूनिट को कंबाइन करके फिर जो बनता है दैट इज कॉल्ड प्रोटीन्स. तो इसीलिए क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनाते हैं कि नंबर ऑफ सब यूनिट कौन से हैं और कितने हैं और उनकी अरेंजमेंट कैसी की है. नंबर ऑफ सब यूनिट्स एंड देयर अरेंजमेंट, कौन से सब यूनिट है और उनकी अरेंजमेंट किस तरह से हुई है, ये सब बताने वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज द व्हिच स्ट्रक्चर? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. So in this way we can have the four structures of this protein, that is primary structure, secondary structure and tertiary structure and quaternary structure. After discussing that four structures of protein, the last topic of this unit we are discussing, that is the nucleic acid. So listen what we have related to the which acid? Nucleic acid. हमें पता है कि हमारे बॉडी में जब क्या होती है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, तो दैट इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ जीन. जीन के फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है. और ये जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने में जो मेजर रोल होता है, वो मेजर रोल होता है बच्चों कौन से एसिड का? न्यूक्लिक एसिड. These nucleic acids are of two types. Depending upon the that what we can say उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस कैसे है, एंड ऑल दीज थिंग्स
there are the two types of nucleic acid. तो न्यूक्लिक एसिड जो मेनली बनता है 3 कंपोनेंट से बनता है. एक होती है उसके अंदर शुगर, एक होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा होता है उसके अंदर फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड भी हम कह सकते हैं या फॉस्फेट भी कह सकते हैं. तो ये न्यूक्लिक एसिड 3 चीजों से बनता है. एक है शुगर, दूसरा है बेस और तीसरा है फॉस्फेट. और अब होता क्या है, ये जो शुगर है इसमें 2 तरह की शुगर है. एक है राइबोज शुगर और एक है डीऑक्सी राइबोज शुगर. व्हाट इज राइबोज शुगर? हमारे पास ऑलरेडी राइबोज हमने देखा है. इट इज द व्हाट 5 कार्बन वाला होता है. ठीक है, यू कैन सी 3 and 2 5. और ये वाला जो है ये इस पे अटैक करता है. अटैक करने की वजह से इस पे OH हो जाता है. दिस इज द ऑक्सीजन. यू कैन सी ये 1 2 3 4 5. It is the 5-membered ring containing oxygen. 5-membered ring containing oxygen is called ribose. और ये जो ऑक्सीजन को लगा हुआ जो होता है वो होता है फर्स्ट कार्बन, सॉरी व्हाट, सेकंड कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन. दैट, या इसको हम फर्स्ट कहेंगे, जो भी कहो यार. तो एक कार्बन जो है वो ये है, मैंने उल्टी नंबरिंग करी समझो. तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, फिर ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन. तो दिस ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू फोर्थ कार्बन एज वेल एज फर्स्ट कार्बन. तो ऐसे फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन. सारे OH आप देखेंगे राइट साइड में है, तो हम कहा लिखेंगे नीचे. और फोर्थ कार्बन पे देखेंगे आप तो वहां पे लगा है एक CH2OH, जिसको हमेशा हम लिखते हैं ऊपर और बाकी के लगा देने हैं H. और फर्स्ट कार्बन का OH जो है वो नीचे रहा तो अल्फा और ऊपर रहा तो बीटा. तो इस तरह हम ऊपर लगाते हैं तो इट इज अ बीटा. बीटा डी प्लस राइबोज, इसका स्ट्रक्चर हमने लिया है बीटा डी प्लस राइबोज. बीटा से ना, ठीक है, बीटा डी प्लस राइबोज. अब ये है बीटा डी प्लस राइबोज. और जब हम क्या करते हैं, सेकंड नंबर का ऑक्सीजन वहां से गायब करते हैं, निकालते हैं. सेकंड नंबर का ऑक्सीजन वहां से निकलने के बाद जो बचता है उसको हम कहते हैं 2-डीऑक्सी. सेकंड नंबर का ऑक्सीजन यहां से गायब हो गया और इसीलिए इसका नाम है 2-डीऑक्सी राइबोज. इसका नाम है बच्चों 2-डीऑक्सी राइबोज और इसका नाम है राइबोज. तो हमारे पास 2 तरह के हैं, एक है 2-डीऑक्सी राइबोज और दूसरा है राइबोज. पहला है बीटा डी प्लस राइबोज, दूसरा है 2-डीऑक्सी राइबोज. तो वी हैव दिस शुगर कॉल्ड एज अ राइबोज शुगर एंड दिस इज द डीऑक्सी राइबोज शुगर. तो कितनी तरह की शुगर है बच्चों हमारे पास? 2. एक है राइबोज शुगर और दूसरी है डीऑक्सी राइबोज शुगर. तो डिपेंडिंग अपॉन दैट शुगर, अब हमारे पास है बच्चों बेस. देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस. एक का नाम है प्यूरिन्स और दूसरे का नाम है पायरिमिडीन्स. एक का नाम है प्यूरिन्स एंड दूसरे का नाम है पायरिमिडीन्स. अब ये प्यूरिन्स जो न्यूक्लियस है उसका जो न्यूक्लियस रहता है दैट इज द बेंजोपायरॉल जैसा न्यूक्लियस रहता है. द न्यूक्लियस ऑफ दिस इज लाइक अ बेंजोपायरॉल. और इसका जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ सिंगल मेंबर वाला रहता है. यहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, फिर कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, ऐसा न्यूक्लियस इसका रहता है. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड.
इस तरह से ये न्यूक्लियस रहता है, दैट इज द प्यूरिन्स, और इसको लगा होता है एक हाइड्रोजन। दीज आर कॉल्ड प्यूरिन्स। एंड पिरिमिडिन्स में भी यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे नाइट्रोजन रहते हैं, ये एक नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये पायरिमिडीन्स का है। कितने दो ही है ना, एक बार चेक करो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। अब हम इसके डिटेल में स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, सीधा सीधा देखेंगे। प्यूरिन्स, प्यूरिन्स दो होते हैं, एक का नाम एडेनिन और दूसरे का नाम ग्वानिन। एडेनिन को डिनोट करते हैं ए से, ग्वानिन को डिनोट करते हैं जी से। और पायरिमिडीन्स जो है वो तीन होते हैं, एक है CUT कट, C stands for cytosine, U stands for uracil, and T stands for thymine. So these are the nitrogenous bases we have. Now when we have the base plus sugar, base, ये जो बेस है ये शुगर को यहां से कनेक्ट हो जाते हैं फर्स्ट कार्बन पे, और बेस जब शुगर को लगते हैं तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। बेस कंबाइन विथ शुगर टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड, एंड व्हेन द वन न्यूक्लियोसाइड, जैसे ये शुगर है, यहाँ पे एक आधा नाइट्रोजनस बेस लग गया तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। और जब ये न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप से लगता है, जैसे यहाँ पे शुगर है और यहाँ पे मैं एक आधा फॉस्फेट ग्रुप अगर लगा दूं, दैट इज P डबल बॉन्ड O, हियर इट इज OH, हियर इट इज OH, हियर इट इज OH, तो यहां से निकलेगा H, यहां से निकलेगा O, देयर इज रिमूवल ऑफ H2O, ठीक है, देयर इज रिमूवल ऑफ H2O। तो यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा, दैट ग्रुप इज अ विच ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। ये फिफ्थ कार्बन पे लगा है तो कभी कभी थर्ड कार्बन से भी जुड़ता है, तो दिस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, इसको कहते हैं हम BSP। व्हाट इज BSP बच्चों? बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, एंड दैट BSP, दैट B प्लस S प्लस P। तो एक कोडवर्ड हम ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है, BSP टाइड। क्या ध्यान में रखना है? BSP टाइड। When base combine with sugar plus phosphate, तो we get BSP टाइड, BSP टाइड, ठीक है। और इसीलिए जब बेस कंबाइन होता है, इट फॉर्म्स द न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, when the base combine with sugar and phosphate, it forms the nucleotide. Base plus sugar plus phosphate, it forms nucleotide. Base plus sugar, nucleoside. So now we have the two things. One is the nucleotide and another is a nucleoside. अब देखते हैं DNA और RNA में क्या डिफरेंस है। देखो, जो बेस जो ये जो यूज करते हैं हम, शुगर, जब राइबोज शुगर यूज करते हैं, तो राइबोज शुगर यूज करने के बाद जो पहले तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे शुगर, शुगर इधर लगा है बेस, और यहाँ पे लगा है एक फॉस्फेट, तो ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड, सॉरी न्यूक्लियोटाइड। अब फिर से ऐसा ही आएगा एक न्यूक्लियोटाइड। अब ये फॉस्फोरिक एसिड के पास बहुत सारे OH है, तो यहाँ पे ये जो फिफ्थ नंबर का कार्बन है वहां पे भी, थर्ड नंबर के वहां पे भी एक OH है। अब यहाँ का OH और यहाँ का OH, यहां से क्या निकल जाता है? H2O। और ये फॉस्फोरस, ये यहाँ पे जो थर्ड नंबर का क्या बोल सकते हैं हम, यही है अभी थर्ड नंबर के, इसको जुड़ जाता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। और इस तरह क्या होगा,
इट वॉज अ वन। अब ये ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को जुड़ जाएंगे, और जो बहुत सारे, इट इज अ वन न्यूक्लियोटाइड, इट इज अनदर न्यूक्लियोटाइड, अनदर number of nucleotide joins with each other and it forms polynucleotide. And this polynucleotide is nothing but the nucleic acid. This is nothing but the which acid? Nucleic acid. What is nucleic acid? This polynucleotide chain is called which acid? Nucleic acid. And as this polynucleotide chain is called a nucleic acid, तो ध्यान रखेंगे बच्चों, this is the polynucleotide chain we have, and this polynucleotide chain is called nucleic acid. As this polynucleotide chain is called nucleic acid, this is one nucleotide, another nucleotide, third nucleotide, fourth nucleotide, and these are the different nucleotides which combine with each other and it forms the polynucleotide chain, that is called which acid? Nucleic acid. आगे चलेंगे बच्चों, as we have this is a polynucleotide chain. इस polynucleotide chain में शुगर क्या है, बेस क्या है, on the basis of that there are the two types of this polynucleotide chain. एक शुगर, ठीक है, अगर उसके अंदर की शुगर कौन सी शुगर है? राइबोज शुगर, तो हम उसको कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड, दैट इज व्हाट? आरएनए। और अगर उसके अंदर की जो शुगर है वो है डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, तो हम उसको कहते हैं डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर यह राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यह डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट दैट इज द राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। सेकंड चीज है ये जो आरएनए है, व्हाट इज आरएनए? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज डीएनए? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? सो वन इज द डीएनए, अनदर इज अ RNA, that is ribose nucleic acid and deoxyribose nucleic acid. शुगर के बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है, शुगर है, और शुगर के बाद पहला है राइबोज और वो है डीऑक्सीराइबोज। शुगर, शुगर के बाद स्ट्रैंड, यह है सिंगल स्ट्रैंडेड, ऐसा एक स्ट्रैंड इसमें रहता है, लेकिन डीएनए में रहता है डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड। नाइट्रोजिनस बेस जो है, ठीक है, डीएनए में एजेंसी कॉमन है, दोनों में भी एजेंसी रहती, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक कोड है, क्या? देता यू रन। क्या कोड वर्ड ध्यान में रखना है आपको? देता यू रन, देता यू रन। देता, दे से आएगा डीएनए, ता से आएगा थायमीन, यू से आएगा यूरेसिल, और रन से आएगा आरएनए। और इसीलिए आरएनए में जो नाइट्रोजिनस बेस है वो कौन है? यूरेसिल, है ना। एडेनिन ग्वाइनिन साइटोसिन, एडेनिन ग्वाइनिन साइटोसिन दोनों में कॉमन है, लेकिन इसमें जो है वो कौन है? यूरेसिल, और इसमें जो है वो कौन है? थायमीन। तो नाइट्रोजिनस बेस जो है, इसका नाइट्रोजिनस बेस है थायमीन और उसका नाइट्रोजिनस बेस है यूरेसिल, नाइट्रोजिनस बेस। उसके बाद प्रोड्यूस होते हैं, आरएनए से आरएनए बनता है, उसको कहते हैं आरएनए रेप्लिकेशन। आरएनए से आरएनए बनता है तो इट इज कॉल्ड आरएनए रेप्लिकेशन। लेकिन डीएनए से, सॉरी, ये आरएनए से आरएनए नहीं बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, और इसीलिए इट इज प्रोड्यूस बाय डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन।
It is produced by DNA transcription and they are produced by DNA replication. ये प्रेजेंट रहते हैं, कहाँ में प्रेजेंट रहते हैं? न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस में भी रहते हैं और साइटोप्लाज्म में भी रहते हैं. टाइप अगर हम देखेंगे तो आरएनए 3 टाइप के होते हैं, एम आरएनए, आर आरएनए एंड टी आरएनए. mRNA is a messenger RNA, rRNA is a ribosomal RNA, and tRNA is a transport RNA. So how many types of RNA we have? 3 types. That is mRNA, rRNA and tRNA. And ये जो है ये 1 टाइप के ही होते हैं. यूज्ड होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, यूज होते हैं प्रोटीन, और ये हेरिडेटरी कैरेक्टर, हेरिडिटी कैरेक्टर क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं. They transfer the hereditary character and they are used in which synthesis? Protein synthesis. उसके बाद चलो, these are the differences in between DNA and RNA. That is very very important. और ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है उसमें एडेनिन कंबाइन विथ थायमिन एंड ग्वानिन कंबाइन विथ साइटोसिन, and they are combined with 2 hydrogen bonds, and they are combined with 3 hydrogen bonds. 3 hydrogen bonds. So adenine combined with thymine by 2 hydrogen bond and guanine combined with cytosine by 3 hydrogen bonds. So keep in your mind, adenine combined with thymine by 2 hydrogen bond and guanine combined with cytosine by how many hydrogen bond? 3 hydrogen bond. So this is about the adenine and thymine. किसके बारे में बच्चों? ये adenine and thymine. As we have, this is about the adenine and thymine. There are the 2 hydrogen bonds. There are the 3 hydrogen bonds. After having these 2 hydrogen bonds, 3 hydrogen bonds, adenine, guanine, cytosine, and all we have discussed. So we have, this is the what शुगर कौन सी है, उसके साथ साथ आरएनए एंड डीएनए एंड ऑल दिस थिंग्स वी हैव सीन. समझ गए? किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? चलेगा, समझ लो.